हमारे YouTube चैनल पढ़ लो विश्व सानम पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। कक्षा 10वीं के जो इतिहास विषय से संबंधित हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं उसी के अगले क्रम को बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 6 और वीडियो जो रहेगा हमारा इस चैप्टर का 5वां रहेगा। तो जो हमने पिछले चैप्टर में मध्यम वर्ग पढ़ा था, मध्यम वर्ग जो है जिसकी उत्पत्ति आपके औद्योगिक क्रांति के बाद होती है, जिससे एक नया वर्ग उत्पन्न होता है और उसी नए वर्ग को हमने मध्यम वर्ग नाम दिया। और इन्हीं मध्यम वर्ग के अंतर्गत कुछ शिक्षित लोग थे जिन्हें उदारवादी बोला गया। तो ऐसे उदारवादी जो लोग थे उनके लिए राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो आज का हमारा टॉपिक इसी को लेकर है, मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो शब्द उदारवाद है ये क्या है। तो इंग्लिश वर्ड जो लिबरलिज्म जो है वह लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना है। यानी ये जो शब्द है लिबरलिज्म यह लैटिन भाषा के एक शब्द है लाइबर, और लाइबर शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है आपका आज़ादी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो शब्द है लिबरलिज्म यानी उदारवाद वह किस भाषा का मूल शब्द है और वह मूल शब्द क्या है आपका लाइबर, और उसका अर्थ क्या होता है यह आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त जब हम देखें एक विचारधारा के रूप में देखें उदारवाद क्या है, तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सामाजिक और आर्थिक तौर पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी समानता, उसके व्यक्तिगत अधिकारों और सरकार पर उस सीमित सरकार पर जोर देती है। ऐसी सरकार जो नागरिकों के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनमें दखल न दे। तो हम कह सकते हैं उदारवादी जो विचारधारा है वो एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और उसके व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देती है। साथ ही साथ यह भी कहती है कि जो सरकार का दखल हो लोगों के जीवन में वो बहुत कम से कम हो। और एक ऐसी विचारधारा है जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर लोगों के जो हित हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ हमने समझा उदारवाद का अर्थ, यानी एक ऐसी विचारधारा जो कि लोगों को सामाजिक स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत अधिकारों और उसकी सरकार जो है उसके सीमित सरकार होने पर जोर देती है। अब हम बात करते हैं मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का क्या अर्थ था। जो मध्यम वर्ग था वह उदारवाद को लेकर क्या सोचता था। तो सबसे पहले जो मध्यम वर्ग के लोग थे वह सभी को यानी व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी चाहते थे। यानी जितने भी लोग हों एक राष्ट्र के अंतर्गत वह सब आज़ाद हों, स्वतंत्र हों और सभी को कानून के समक्ष जो है बराबरी का हक हो, इस बात के पक्षधर थे। और ऐसी सरकार के पक्षधर थे जो कि सभी की सहमति से बनी हो। इसके अतिरिक्त जब आपका निरंकुश शासक जो उस समय चल रहा था, निरंकुश शासन जो चल रहा था, और इसके अतिरिक्त जो पादरी वर्ग जो था उसके जब विशेषाधिकार समाप्त हो जाते हैं तो वह इस बात का पक्षधर था कि जो देश में एक संविधान हो और संसदीय प्रतिनिधि वाली सरकार हो। यानी निरंकुश शासक जो भी थे उनका जब समाप्ति हो जाती है और जो आपके पादरी वर्ग जो था उसके विशेषाधिकारों की जो समाप्ति हो जाती है, तब जो आपका उदारवादी जो लोगों का समूह है वह चाहता है कि देश में एक संविधान हो और एक संसदीय प्रतिनिधि वाली सरकार हो। इसके अतिरिक्त जो उदारवादी लोग हैं वह निजी संपत्ति के स्वामित्व पर बल देते हैं। उनका मानना है कि जो निजी संपत्ति है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो उदारवादी लोग हैं वह कानून के समक्ष बराबरी की तो बात करते हैं, लेकिन वह सभी को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। यानी वो सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें इस बात के विरोधी थे।
तो इसमें क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि मत देने वाले और जो चुने वाले जो लोग हों वो केवल कैसे और कैसे हों, संपत्तिवान पुरुष हों। उसमें भी केवल और केवल संपत्तिवान पुरुष हों, महिलाओं का कोई वहाँ पर भूमिका नहीं थी। इसके अतिरिक्त जो संपत्ति विहीन पुरुष होते थे और जितनी भी महिलाएं होती थी उन सभी को राजनीतिक अधिकारों से, यानी उदारवादी लोगों के जो विचारधारा है उसमें उनको जगह नहीं मिलती और उनको इन अधिकारों से, यानी राजनीतिक विचार अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता है, यानी उदारवाद में। जो नेपोलियन संहिता लागू होती है तो नेपोलियन संहिता में महिलाओं को अवयस्क यानी नाबालिग के तौर पर रखा जाता है, नाबालिग का दर्जा दिया जाता है उनमें, और महिलाओं को और उनके पिता और जो उनके पति होते हैं उनके अधीन रखा जाता है। यानी सारे काम जो भी करेंगी वो अपने पिता के अधीन रहकर करेंगी या फिर वो अपने पति के अधीन रहकर करेंगी। इसके अतिरिक्त जो उदारवादी लोग हैं, जो उदारवादी लोगों का समूह है, वह आर्थिक क्षेत्र में बाजारों की मुक्ति चाहता है। बाजार एकदम फ्री हो, वो बाजारों पर किसी का अंकुश नहीं हो, इस बात पर भी वह बल देता है। इसके अतिरिक्त वह चाहता है कि जो राज्य है वह जो वस्तुएं हैं और जो पूंजी का आवागमन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उन सभी पर जो राज्य का नियंत्रण है उसे खत्म कर दिया जाए। तो ये उदारवादी जो लोग हैं मध्यम वर्ग के अंतर्गत, तो उनका उदारवाद को लेकर क्या मायने हैं, इस बात पर हमने यहाँ पर जिक्र किया। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो उदारवादी लोग हैं वह चाहते हैं कि व्यक्ति की आज़ादी हो, यानी व्यक्ति आज़ाद हो, स्वतंत्र हो और साथ ही साथ कानून के समक्ष वह बराबर रहे, और एक ऐसी सरकार का गठन चाहते हैं जो कि सबकी सहमति से बनी हो। जैसे ही निरंकुश शासन जो चल रहा था, निरंकुश शासकों का अंत हो जाता है और पादरी के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो जाती है, तो वह एक ऐसी सरकार और एक ऐसे संविधान पर बल देते हैं जो कि प्रतिनिधि सरकार हो और उस देश में संविधान हो, राष्ट्र में वो संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि वो कानून के समक्ष बराबरी की तो बात करते हैं, लेकिन कानून के समक्ष बराबरी के अतिरिक्त लेकिन वो सभी को मताधिकार के विरोधी हैं। वो नहीं चाहते कि सभी को मत देने का अधिकार मिले। तो वो जो मत देने का और जो चुने जाने का, जो मत देंगे और जो चुने जाएंगे उनका अधिकार जो है केवल और केवल किनको देते हैं, संपत्तिवान पुरुषों को। यहाँ पर महिलाओं को भी कोई भागीदारी नहीं दी जाती है। और संपत्ति विहीन पुरुष और जो सभी महिलाएं हैं उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, न तो उन्हें वोट देने का और न ही उनको चुने जाने का कोई अधिकार होता है। नेपोलियन जो संहिता थी उसमें भी महिलाओं को एक तरह से हम कह सकते हैं अवयस्क यानी नाबालिग का दर्जा दिया जाता है, और उन महिलाओं को सभी को उनको उनके पिता और उनके पतियों के अधीन कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो उदारवादी लोग हैं वह चाहते हैं कि जो बाजार हो, बाजार सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो, यानी बाजार की जो चीज़ें हैं वह सरकार के नियंत्रण में नहीं हो, एकदम खुली हो, इस बात की वो पैरवी करते हैं। इसके अतिरिक्त जो चीज़ों का आवागमन है, पूंजी का आवागमन है, वह इसको भी लेकर कहते हैं कि इस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें उस समय वहाँ पर चल रही थी, जैसे कि मैं बताऊँगा आपको। जैसे नेपोलियन जब सम्राट बनता है तो वह 39 छोटे छोटे संघ बनाता है, जिसे हम महासंघ की श्रेणी में रखते हैं। 39 ऐसे राज्यों का संघ बनाता है, और इन 39 राज्यों में वहाँ की अपनी एक अलग अलग मुद्रा है, अपनी अपनी जो एक नापने की जो प्रणाली होती है, नाप की अलग अलग प्रणाली थी। और इसमें एक उदाहरण भी दिया जाता है कि अगर कोई व्यापारी 1833 में हेम्सबर्ग से न्यूरेबर्ग तक जाता है तो उसे अलग अलग 11 नापों पर सीमा शुल्क देना पड़ता था, यानी 11 टोल पड़ते थे उसके लिए, और वो 11 जगह पर अलग अलग कर देता था, सीमा शुल्क देता था, और हर बार लगभग उसको 5% सीमा शुल्क देना होता था। यानी उस समय की जो व्यवस्था है उसको दर्शाता है। तो उसी को समाप्त करने के लिए यहाँ एक शुल्क संघ की स्थापना की जाती है, जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त
हम देखते हैं कि एक कपड़ा अगर किसी को लेना है तो कपड़े को जो नापने का जो पैमाना था वहाँ पर एल था, लेकिन एल की जो माप थी वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग थी। जैसे एक एल यानी मेंज में जो कपड़ा आता था, एक एल कपड़ा खरीदेगा मेंज नामक जगह पर तो वह 55.7 सेंटीमीटर खरीदा जाएगा। वहीं न्यूरेबर्ग में वही कपड़ा 65.6 सेंटीमीटर खरीदा जाएगा। और जो आपका फ्राइबर्ग है, फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर कपड़ा है। तो ये इतनी असमानता थी। इसी असमानता को समाप्त करने के लिए 1834 में प्रसा की पहल पर एक जोल्बेरैंड शुल्क संघ स्थापित किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं जिसको देख रहे हैं कि वो आर्थिक क्षेत्र में कुछ रुकावटें पैदा कर रही हैं, तो उन्हीं को लेकर जो वाणिज्यिक वर्ग है, जो कमर्शियल क्लास है, वह कमर्शियल क्लास क्या चाहती है कि एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में वह तर्क दे रहा है। और वो चाह क्या रहा है कि जहाँ वस्तुओं और लोगों और जो पूंजी का आवागमन हो वह किसी भी बाधा के रहित हो, कोई बाधा उत्पन्न उसके बीच में न हो। तो इसी के लिए 1834 में प्रसा की पहल पर एक जोल्बेरैंड शुल्क संघ स्थापित किया जाता है और इसमें अधिकतर जो जर्मन राज्य हैं वो शामिल हो जाते हैं। संघ जो था, इस संघ ने सबसे पहले तो जो भी शुल्क आपके सीमा शुल्क थे उनको समाप्त कर दिया, यानी संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। यहाँ पर उस समय लगभग 30 मुद्राएं चल रही होती हैं और 30 मुद्राओं के स्थान पर यानी 30 मुद्राओं की संख्या को घटा कर केवल और केवल कर दिया जाता है 2 कर दिया जाता है। इससे होता क्या है, जब ये आर्थिक सुधार होते हैं तो इससे रेलवे के जो जाल है, रेलवे का नेटवर्क है, उसमें काफ़ी गतिशीलता यानी हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो बढ़ती है, गतिशीलता बढ़ जाती है। इसके अलावा आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक जो राष्ट्रीय हित हैं आपके आर्थिक जो हित हैं वह राष्ट्रीयकरण और या राष्ट्र के एकीकरण में सहायक बनती हैं। और जो व्यापक राष्ट्रवादी भावनाएं बह रही होती हैं उस समय, उसमें आर्थिक राष्ट्रवाद जो है वह राष्ट्रवादी भावनाओं को और ज़्यादा अधिक मजबूती देता है। तो ये था आपका जोल्बेरैंड शुल्क संघ, जिसको 1834 में प्रसा की सहमति पर या प्रसा की पहल पर लाया जाता है। यह याद रखना है, जोल्बेरैंड शुल्क संघ और आपका मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ। आज के ये सिर्फ 2 टॉपिक थे और इधर हमने देखा कि उदारवाद का क्या अर्थ है, उदारवाद क्या है, उदारवाद कहाँ से बना है, कौन सी इसकी जो भाषा है उसका मूल भाषा कौन सी है। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही रखेंगे, आगे हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।